जो है देखिए यहाँ पर कन्नौज था, ये वाला एरिया किसका था और ये वाला अब देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ये कब की घटना है? क्योंकि हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद की है ना, क्योंकि 645-46 तक जो है शासन कौन करता है? हर्षवर्धन ही करता है कन्नौज पर, है ना। और उसी कन्नौज के लिए क्या है, यहाँ पर इनके मध्य संघर्ष शुरू होते हैं। किस किस के मध्य? राष्ट्रकूट के मध्य, गुर्जर प्रतिहारों और पाल वंश, तीनों ही वंश के मध्य क्या होते हैं, यहाँ संघर्ष जारी होते हैं। और इसी को क्या बोला गया है? त्रिपक्षीय संघर्ष। किसके लिए? कन्नौज के लिए। ठीक है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। अब ये चित्र तो हमने देख लिया, अब इसके बाद में हम देखेंगे किसके बारे में? केवल राष्ट्रकूट के बारे में, है ना। तो राष्ट्रकूटों का जो शासन था, अगर इसकी बात करें, पहले इसका मीन्स हम समझ लेते हैं। राष्ट्र यानी किसी देश से या प्रांत से, और कूट का मतलब या प्रमुख। ये इसका क्या हो गया? अर्थ हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें राष्ट्रकूटों की, तो राष्ट्रकूटों का जो उदय माना जाता है या इनका राइज माना जाता है, वो अलग अलग जो इतिहासकार हैं वो अलग अलग ही इसका क्या है, इसको बताते हैं। लेकिन इसका जो उल्लेख है, हमें जो अशोक के इंक्रिप्शन है उसके जो अभिलेख हैं, वहाँ पर भी एक रिहट नाम से जो है इनका उल्लेख मिलता है। जो अशोका के जो इंक्रिप्शन है उसमें जो अशोक के अभिलेख है उसमें किससे मिलता है? हमें रिहट नाम से जो है इनका उल्लेख मिलता है। कौन कौन से जो अभिलेख है जिनमें मिलता है? जिसमें मानसेहरा है ना। मानसेहरा के अलावा जो है आपका जो एक और अभिलेख है जिसमें दतिया वाला भी जो शामिल है, गुर्जरा मास की जो है, उनमें भी कुछ में मिलता है। तो यहाँ पर जो राष्ट्रकूटों के लिए किसका उपयोग हुआ है? रेहट शब्द का, है ना। बाकी जो अगर हम बात करें राष्ट्रकूटों की, तो इनमें क्या है, जो प्रमुख राजा होते हैं, जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम आता है, क्योंकि स्थापना भी इसी के द्वारा मानी जाती है, दंती दुर्ग के बारे में। दंती दुर्ग, है ना। इसको क्या कहा जाता है? इसका संस्थापक कहा जाता है, फाउंडर। और इसी के द्वारा क्या किया जाता है, जो राष्ट्रकूट वंश है, इस राष्ट्रकूट वंश की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। और स्थापना करते वक्त जो है इनको जो ये युद्ध लड़ते हैं, अब ये इसके बारे में जान लेना पड़ेगा कि भाई दंती दुर्ग कौन है, क्योंकि इनको क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं सामंती मानते हैं। और किनके? चालुक्यों के, है ना। चालुक्यों की हमने 3 शाखा पढ़ी थी, कौन कौन सी थी? कल्याणी, वातापी या बादामी वही है, और बेगी, 3 शाखाएं थी किनकी? चालुक्यों की। तो ये क्या हुआ करते थे, पहले चालुक्यों के ही क्या होते थे? सामंत हुआ करते थे। लेकिन बाद में जब ये मतलब दंती दुर्ग क्या होता था, उनका सामंत हुआ करता था, तो चालुक्य क्या करते हैं? दक्षिण की ओर क्या करते हैं? प्रस्थान नहीं, अभियान करते हैं, है ना। उनको जीतने के लिए जो है
जीतने के लिए क्या करते हैं, ये अभियान करते हैं, तो दंती दुर्ग को क्या करते हैं, अपने साथ में ले जाते हैं। तो ये क्या होता है, जो ट्रेनिंग इसको अच्छी मिल जाती है और अच्छा एक सेनापति जैसा है अपने आप को बना लेता है। और कहीं ना कहीं जब ये दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो ये क्या है, चालुक्यों की स्थिति क्या होने लगती है, युद्धों के संघर्षों के दौरान उनकी स्थिति में क्या है, पतन उनका होना स्टार्ट हो जाता है। और दंती दुर्ग क्या करता है, अपने आप को इतना सक्षम बना लेता है कि वो क्या करता है, ऊपर के जो चालुक्य होते हैं उनको खत्म कर कर खुद राजा बन जाता है। समझ पाए? देखो, जब हम बात करते हैं चालुक्यों की, तो मैंने कल आपको जैसे चित्र बनवाया था एक, है ना, यहाँ पर जो है ऊपर ऊपर कल्याणी के चालुक्य होते हैं, उसको कल सही कर लेना। यहाँ पर भी मैंने वातापी लिखवा दिया था ना। इसके अलावा यहाँ पर जो है वातापी के होते हैं, वातापी और बादामी भी कहीं कहीं मिलता है, ठीक है। इसके अलावा इधर वाली जो शाखा थी वो किसकी थी, बेगी की। तो ये क्या है, तीनों ही शाखा किसकी थी, चालुक्यों की थी। तो जब चालुक्य क्या करते हैं, दक्षिण की ओर अभियान करने बढ़ते हैं, तो ये दंती दुर्ग को क्या करते हैं, अपने साथ में ले जाते हैं, क्योंकि उस समय क्या होते थे, ये सामंत होते हैं। और सामंत होने के साथ साथ जब ये दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो इनकी जैसे ही स्थिति कमजोर होने लगती है, तो इनके एरिया पे जो है किसका अधिकार हो जाता है, दंती दुर्ग का। और दंती दुर्ग इसी बात को लेकर एक क्या करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं। हिरण्य यज्ञ करवाते हैं। और इस हिरण्य का मतलब होता है स्वर्ण से, है ना, सोने से। यानी कि भाई मैं क्या हूँ, जब इस यज्ञ को करवाने के बाद में वो अपने आप को बताते हैं कि भाई मैं सोने जैसे, मतलब कहीं ना कहीं जैसे सोने को तपाया जाता है, संघर्ष करता है ना, और उसके समान ही क्या है, मैं प्रजा ने मुझे एक्सेप्ट किया है। और यज्ञ करवाने के दौरान उनका जो मकसद रहता है वो यही रहता है कि जो आसपास के जो राजा हैं उसके बारे में जाने, ठीक है, उसके भाई उसने किस तरह से साम्राज्य को प्राप्त किया है ना। बिल्कुल क्षत्रिय हो गया वो, है ना, यानी कि सामंत से एक क्षत्रिय वो बन जाता है ना, वही है ना। तो हिरण्य यज्ञ का मतलब, है ना, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें क्या है, ये क्षत्रिय वर्ण को जो है प्राप्त कर लेता है ना। जो ये बता रहे हैं वो भी ठीक है ना, कि भाई एक व्यक्ति पहले सामंत हुआ करता था और सामंत होने के बाद में जब वो ये यज्ञ करवा देता है, क्योंकि हमने गुप्तों के टाइम पे बताया था आपको, जैसे कोई दास होते हैं तो वो दास भी मुक्त हो सकते हैं, कैसे, यज्ञ करवा के। तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या था, जो सामंत हुआ करते हैं वो सामंत क्या है भाई, वो अब उन्होंने क्या किया, हिरण्य यज्ञ करवा लिया, तो उसके बाद में वो क्षत्रिय वर्ण उन्होंने वर्ण में वो आ गए। और क्षत्रिय वर्ण में आने के बाद में जो है वो क्या करते हैं, कुछ जो चीजें हैं उनको क्या करते हैं, चेंज करते हैं, है ना, क्योंकि अब वर्ण भी चेंज हो गया, कुछ चीजें तो बदलनी पड़ेंगी। तो ये अब क्या होते हैं, क्षत्रिय वर्ग के हो जाते हैं, कौन, दंती दुर्ग। अब जो दंती दुर्ग हैं ये क्या करते हैं कि इनका जो शासन होता है, इनकी जो राजधानी होती है वो महाराष्ट्र का मान्य, कहीं कहीं मान्य खेत भी मिलेगा, मान्य खेड़ भी मिलेगा ना। तो मान्य खेड़ को क्या करते हैं, ये राजधानी बनाते हैं, कौन, दंती दुर्ग। और दक्षिण की ओर ये क्या करते हैं, फिर ये भी अभियान करते हैं। इसके अलावा जो है ऊपर का जो मालवा वाला क्षेत्र है वहाँ पर कौन सा था, वहाँ उस टाइम पे परमार वंश था। तो ये परमार वंश को भी क्या करते हैं, उस समय डिफीट करते हैं, ठीक है। इनके बाद में जो आते हैं सेकंड दुरु आते हैं, तो दुरु भी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट कन्नौज वाले में भी वही करते हैं, है ना। जब हमने कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ा था तो उस समय मैंने आपको दुरु के बारे में बताया था। इनके पहले एक और राजा आते हैं यहाँ पर, आप उनके बारे में भी जान लीजिए थोड़ा। कैलाश मंदिर किसने बनवाया था,
कैलाश मंदिर। मैंने आपको कैलाश मंदिर राजस्थान में कहाँ है? महाराष्ट्र में ही है। एलोरा का नाम सुना है ना? तो जो वहीं गुफा है पुणे में बना हुआ है कैलाश मंदिर। तो इसको कौन बनाते हैं? कृष्ण प्रथम, है ना? तो कृष्ण प्रथम जो है इनसे पहले थोड़ा जो इनका आता है, क्योंकि ये उस समय क्या है एक वेसर शैली में, है ना? और वेसर शैली क्या होती है? कहाँ से कहाँ तक वाले एरिया में थी ये? मध्य वाले में, है ना? क्योंकि हमने पहले पढ़ा है जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत श्रेणी है वहां तक कौन सी देखने को मिलती है? नागर श्रेणी। और दक्कन प्लेटू वाला जो हिस्सा है जिसमें आपका नर्मदा नदी से लेकर जो नीचे का आपका एरिया है गोदावरी नदी तक का, या बोल लीजिए, या फिर आप दक्कन वाला जो एरिया है उसको बोल लीजिए, तो वहाँ वेसर शैली थी। और बाकी आपका जो चोल चेर पांड्य जो वंश हैं वो बिल्कुल नीचे चले जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी द्रविड़ शैली मिलती है ना? तो ये जो है वेसर शैली का मंदिर होता है, कौन सा? कैलाश टेम्पल या कैलाश मंदिर, है ना? इसकी भी एक विशेषता है, क्योंकि ये क्या है एक ही पहाड़ी को काट कर क्या किया गया है? एक ही पहाड़ी के द्वारा निर्मित किया गया है। एक पहाड़ी से निर्मित का मतलब जैसे बहुत बड़ी पहाड़ी है उसी को क्या किया गया है? काट काट कर उसको बनाया गया है ना? तो वो गुफा टाइप का जो है इस तरह का मंदिर है, अभी फोटो में देख लेंगे ना। इनके बाद में आते थे दुरु। तो दुरु ही क्या करते हैं? किस किस को पराजय करते हैं? एक तो बंगाल का शासक होता है पाल वंश का, धर्मपाल, पढ़ाया था ना धर्मपाल को। एक गुर्जर प्रतिहार का होता है, कौन होता है बताओ? वत्सराज। पूरा नाम तो बता दो, कितने राजा पढ़ा दिए, है ना? तो कुछ मेन मेन है वो तो आपको याद करने ही है ना, कभी पूछ लिया जाए, ठीक है? तो ये दोनों को ही क्या करते हैं? दुरु पराजित कर देते हैं इनको ना। इनको क्या कर देते हैं? ये पराजित कर देते हैं। और पराजित करने के बाद में जो है ये क्या करते हैं? इस समय देखो, अब इस समय की स्थितियां क्या हो जाती है? थोड़ा मैप ही बना लेता हूं। देखिए भाई, यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे दक्षिण में जो दुरु रहते हैं, तो दुरु के टाइम पे क्या करते हैं? केवल ये इसको इस वाले भाग को ही मिला पाते हैं। लेकिन इनके बाद में जो राजा आते हैं, क्या हुआ? दिखाई नहीं दे रहा क्या? अब दे रहा है? हाँ, जो दुरु हैं ये तो क्या करते हैं? इस वाले एरिया को ही अपने में शामिल कर पाते हैं। लेकिन बाद के जो राजा होते हैं वो तो इनसे भी ज्यादा होशियार निकलते हैं। वो क्या करते हैं? अपना जो ये तो इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि भाई हमारा जो अधिकार है अगर इस वाले हिस्से पे हो जाएगा तो क्या होगा? हमारा जो उत्तरी मार्ग है या उत्तरा पथ है उस पर हमारा अधिकार हो जाएगा, तो हमारा जो ट्रेड है उसको हमें बिना किसी के दबाव में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऊपर है मालवाओं का शासन था, तो मालवा का अगर अधिकार है तो भाई वो क्या करते हैं? इनसे ट्रेड वसूल करते हैं कि भाई आप ट्रेड करने के दौरान आप टैक्स हमें दीजिए। इसके अलावा कन्नौज वाली जो शक्तियां थी वो भी कहीं ना कहीं उनसे टैक्स वसूलती, तो इसलिए वो क्या करते हैं? उनको डिफीट करते हैं। बाद के जो शासक होते हैं वो क्या करते हैं? फिर दक्षिणापथ पर भी अपना आधिपत्य करते हैं, क्योंकि यहाँ पर चोल चेर पांडे जो तीनों वंश थे तो इनसे इनको का टैक्स ना देना पड़े, क्योंकि उनको श्रीलंका से भी व्यापार करना था। तो फिर इसलिए वो क्या करते हैं? दक्षिणापथ की ओर अपना अधिकार कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी क्या है? मसालाओं के जो है पहाड़ियां आपने देखी होगी, कार्डमम की पहाड़ियां, ठीक है? कार्डमम के अलावा जो आपकी इलायची की पहाड़ियां, है ना? तो बहुत सारे जो मसाला जो द्वीप अगर हम कहें भारत को, तो वो भारत का केरल वाला जो हिस्सा है, कर्नाटक वाली कुछ पहाड़ियां हैं, तो वहाँ पर जो है मसाले की खेती जो ज़्यादा होती थी। तो इसलिए जो है इन्होंने क्या किया? दक्षिण वाले जो राज्य थे उनको भी इन्होंने विजय किया। इसके अलावा जो आपके पश्चिमी और
पूर्वी भाग हैं इनको भी ये जीत लेते हैं। इनका भी जीतने का यही रीज़न था, क्योंकि भाई क्योंकि समृद्ध क्षेत्र था, और समृद्ध क्षेत्र होगा तो वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा होगा। एग्रीकल्चर होने के अलावा यहाँ पर जो कुछ पोर्ट बने हुए हैं, कुछ बंदरगाह इनके समय के बने हुए थे, तो इन बंदरगाहों पर भी किनका अधिकार हो गया था? राष्ट्रकूटों का हो गया था। तो ये एक तरह से अगर मान लीजिए कि लगभग जो इन्होंने 250 साल या 250 साल से थोड़े अधिक इतने समय तक इन्होंने क्या किया, उस समय शासन किया था राष्ट्रकूटों ने। इसके अलावा यहाँ भारत में किया जो तो किया है ना, इनके जो ट्रेड होता था, तो ट्रेड क्या होता था, इधर अरब से भी होता था। क्योंकि अरब से हमें कैसे पता लगता है, क्योंकि इस समय एक यात्री आता है सुलेमान करके, है ना। अरब यात्री कौन आता है? सुलेमान आता है, और सुलेमान कहता है कि जो राष्ट्रकूटों की जो सेना है वो सबसे मतलब शक्तिशाली सेना है 3 देशों को छोड़कर। अब इसके पहले जो कौन कौन से देश है जिनको बताता है वो, एक तो अरब को, और एक अरब के अलावा एक और देश होता है, ध्यान से निकल रहा है, अरब और ईरान, है ना। उस समय अरब और ईरान की जो सेना है, उसके बाद में जो तीसरी बड़ी शक्ति है वो कौन सी है? राष्ट्रकूट है। ये किसका कोटेशन होता है? अरब का यात्री था सुलेमान। इसके अलावा सुलेमान जो है एक और वर्णन करता है कि यहाँ की जो बंग है, बंग प्रदेश इसको बोला गया था, बंगाल वाले रीजन को ना। सुलेमान एक और बात कहता है कि यहाँ की जो बंग है वो क्या है, काफी मुलायम है। अब बंग का मतलब तो क्या हो गया, बंगाल वाला रीजन। और बंगाल में क्या होती थी उस समय? रेशम होती थी। उसके बारे में कहता है कि बंग की जो है उसको मतलब अरब का था, तो उतना ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो सिल्क के बारे में बोलता है कि अगर आप एक अंगूठी ले लो और उस अंगूठी में से साड़ी, किसी वस्त्र की मतलब जो है उस रेशम की अगर कोई साड़ी बनी हुई है, तो उस साड़ी को हम क्या कर सकते हैं, रिंग में होकर निकाल सकते हैं। तो वो ऐसा वर्णन करता है कौन? अरब यात्री सुलेमान। इसके अलावा सुलेमान एक और कहता था कि यहाँ पर जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों ने भी क्या किया था, प्रशासन में ये भाग लेती थी, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको काफी अच्छा से संभालती थी। जो आप एक और शासक को इसमें पढ़ोगे, अमोघ वर्ष को, तो अमोघ वर्ष की एक बेटी होती है, तो वो बेटी क्या करती है, तुंगभद्रा से लेकर और कृष्णा के बीच, जो कृष्णा से लेकर तुंगभद्रा जो नदी है उसके बीच का जो दोआब क्षेत्र है, उस दोआब क्षेत्र पर क्या करता है, वो जो प्रांत है उस पर शासन जो करती है वो कौन करती है? इसकी बेटी करती है। किसकी? अमोघ वर्ष की, है ना। और अमोघ वर्ष को ही क्या कहा जाता है? दक्षिण का, पढ़ा है किसी ने? दक्षिण का अशोक, अमोघ वर्ष को ना। अमोघ वर्ष जो है दक्षिण में शासन करते हैं और वो राष्ट्रकूटी शासक होते हैं, तो इन्हीं को क्या कहते हैं? दक्षिण का अशोक कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने भी क्या किए थे, हालांकि मालवा वाला क्षेत्र को और दक्षिण वाले क्षेत्र को ये मतलब इनसे दूसरे राष्ट्र छीन लेते हैं। क्योंकि कारण ये होता है क्योंकि इनके समय पे जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, उसको ये बहुत ज़्यादा अपना लेते हैं और खुद जैनी भी बन जाते हैं, जैन धर्म को फॉलो करते हैं, अनुयायी ये हो जाते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, हिंसा करना बंद कर देते हैं। अब कोई राजा युद्ध नहीं लड़ेगा तो दूसरे राजा तो तैयार बैठे हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, इनसे मालवा वाला क्षेत्र है उसको भी आज़ाद करवा लेते हैं, दूसरे शासक जो है उस पर अपना अधिकार कर लेते हैं। बाकी जो नीचे वाला क्षेत्र होता है उसको भी ये अधिकार कर लेते हैं। लेकिन इनके टाइम पे साहित्य और कला दोनों का जो विकास होता है वो होता है अमोघ वर्ष के समय में। जिस तरह हमने अशोक को पढ़ा था, अशोक ने भी खुद का अलग से धर्म बना लिया था। धर्म बनाने के अलावा उन्होंने खुद के जो कुछ साहित्य उन्होंने लिखवाए थे उस समय, तो इस समय भी कुछ साहित्य जो हैं लिखे जाते हैं, कुछ कलाएं जो हैं विकसित होती हैं, कुछ बौद्ध जो गुफाएं हैं वो इनके समय बनती है। जैसे आपने मुंबई वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर आपने बौद्ध की गुफाओं के बारे में सुना होगा। एलोरा में भी बुद्धिस्ट गुफाएं हैं। इसके अलावा सुलेमान नहीं, धारवाड़ की जो चट्टानें हैं
वहाँ पर भी बुद्धिस्ट की गुफाएं हैं, चैत्य मिल जाएंगे, विहार मिल जाएंगे। तो इनका जो निर्माण करवाता है वो कौन करवाता है? अमोघवर्षी करवाता है ना। इसलिए इसको दक्षिण का अशोक कहा गया है ना। चलो फिर ज्यादा हो जाएगा, एक एक को साथ साथ समझते चले, है ना। पीडीएफ सेंड करी थी सर, मेरी वाली पीडीएफ सेंड की। हाँ देखिए, इस वाले क्षेत्र को तो आप परिचित होंगे, पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है। फिर भी एक बार समझ लीजिए। देख पा रहे हैं नीचे वाला कौन सा एरिया था इनका? ये देखो, गंगाज को भी कौन छिनवा देते हैं? अमोघ वर्ष के टाइम पे ये भी आज़ाद हो जाते हैं, है ना, गंग। इसके अलावा जो मालवा वाले हैं वो भी क्या कर लेते हैं, अपने आप को अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। किसके शासनकाल में? अमोघ वर्ष के टाइम पे, है ना। तो ये वाला जो एरिया है अमोघ वर्ष के टाइम पे, केवल इतने से एरिया पे ही ये क्या करते हैं, शासन कर लेते हैं। कौन? अमोघ वर्ष, है ना। तो इनका जो क्षेत्रफल है थोड़ा इस समय घट जाता है। क्या? हाँ आप बताएं। ये कन्नौज का त्रिपक्षीय वाला चित्र है ना। उस समय कन्नौज के लिए जो ये लड़ रहे थे, 750 से लेकर 90 के 900 ईस्वी तक क्या करता है, इनका संघर्ष चलता रहता है कन्नौज के लिए। उस समय की स्थिति है। लेकिन राष्ट्रकूट का जो है अलग से कोई फिगर नहीं मिला था, तो मैंने वही फिगर यहाँ लगा दिया है ना। तो अपन अपना जो मतलब समझने का जो है, अभी थोड़ी देर के लिए जो पल्लव को और इसको भूल जाइए, केवल राष्ट्रकूट को याद रखिए, है ना। ये केवल समझाने के लिए मैंने यहाँ चित्र लगाया है कि भाई जो राष्ट्रकूटों का जो एरिया था ये तो यही था, ठीक है। इसको इन्होंने विजय कर रखा था। अब यहाँ पर जो है राष्ट्रकूटों के समय में अलग अलग शासक आए। अलग अलग शासक का मतलब दंती दुर्ग हमने देखा था, उसने केवल स्थापना करी थी। और उसने किसको हराया था? चालुक्यों को हराया था, ठीक है। और चालुक्यों में भी जो यहाँ पर कल्याणी के चालुक्य थे, इधर आपके बादामी के चालुक्य थे, है ना, और यहाँ पर वातापी के चालुक्य थे। तो इनका जो एरिया है उसको क्या करते हैं, ये सब प्राप्त कर लेते हैं। तो जो एरिया तो ये हो गया उनका। बाद में जो है अलग अगले जो शासक आते हैं, कृष्ण प्रथम जो ज्यादा है वो साम्राज्य बढ़ाने पर उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन उनके बाद के जो राजा आते हैं ध्रुव, तो ध्रुव भी संघर्ष करते हैं और उसको विस्तार कर लेते हैं क्षेत्र को। लेकिन उनके बाद में जो क्या करते हैं, अमोघ वर्ष के टाइम पे जो है ये वाला जो क्षेत्र है, गंगाज वाला और आपका मालवा वाला, वो क्या होते हैं, अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं इनसे। किनसे? राष्ट्रकूटों को। समझ पा रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय को पढ़ा था, किसमें? चालुक्य वंश में। चालुक्य वंश में पुलकेशिन द्वितीय क्या करता है, इन क्षेत्रों को, मालवा वाले को, इनको क्या कर देता है, अपने अंडर में कर लेता है। और यही ध्रुवदेव करता है। ध्रुव भी क्या करता है, ऊपर वालों को हराकर इसको अपने अंडर में कर लेता है। तो क्षेत्र तो किसके शासन में आए थे? ध्रुव के शासन में आए थे। लेकिन जो दक्षिण वाला और उत्तर वाला जो एरिया है, बाद में अमोघ वर्ष के टाइम पे क्या होते हैं, ये स्वतंत्र हो जाते हैं। तो इनका जो एरिया होता है बाकी इतना सा ही बच पाता है, ठीक है। समझ पाए? वो अभी आएगा, ठीक है। तो ये जब उज्जैन को जीतते हैं, कौन? दंती दुर्ग, है ना। दंती दुर्ग उज्जैन को जीतते हैं, तभी लेते हैं इसको, हिरण्यगर्भ यज्ञ जो है करवाते हैं वो, है ना।
इसको तुलादान पुरुष यज्ञ भी बोला गया है। कृष्ण, हाँ बिल्कुल, यानी पहले जो शासक होते हैं दंतीदुर्ग, उनके टाइम पे तो मालवा क्या है उसको कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब अमोघ वर्ष क्या करते हैं, युद्ध करना ही बंद कर देते हैं। क्योंकि वो क्यों कर देते हैं, क्योंकि वो जैनी बन जाते हैं उस टाइम पे। पहले जो है जैन और बौद्ध दोनों ही धर्म उस समय बहुत काफी प्रचलित होते हैं, तो वो दोनों से ही प्रभावित होते हैं, वो किसी एक विशेष धर्म को नहीं देते। क्योंकि जैन इसलिए वो होते हैं, उनके टाइम पीरियड में जो दक्षिण भारत था, इनका जो शासन जो क्षेत्र था, उसमें जैनों की जो मात्रा थी 1/3%, है ना, 1/3 जो जनसंख्या थी वो कौन थी। हाँ, जो निर्माण तो देखो इनके टाइम पे जो है होता है ना। यहाँ की जो जनसंख्या थी वो 1/3 जो जनसंख्या थी वो जैनिज्म की थी। तो इन्होंने जो जैन धर्म है उसको प्रचार प्रसार किया बहुत अच्छे तरह से, और खुद भी ये क्या हो जाते हैं, जैन धर्म के अनुयायी बन जाते हैं, है ना। हाँ देखो, एक 10 अवतार तो मैंने आपको गुप्तों के टाइम पे बताया था, ठीक है, वो ये वाला नहीं है ना, आप उसको, हाँ, क्योंकि ये 10 अवतार जो मंदिर था जो यूपी वाला था वो चंदेलों के टाइम पे बनवाया था उन्होंने, है ना। कौन बनाता है, गुप्तों के टाइम पे जो 10 अवतार मंदिर बनाया था वो किसने बनवाया था। और आ रहा है किसी को याद। सबसे पहला मंदिर था जिसका शिखर बना हुआ था, सब भूल गए, इसीलिए कह रहा हूं थोड़ा रिवाइज करते रहा करो ना। देखिए यहाँ जो ध्रुव प्रथम है, ध्रुव प्रथम जो प्रतिहार राजा होता है वत्सराज, उसको भी हरा देता है, और धर्मपाल होता है पाल वंश का, उसको भी ये क्या करता है, डिफीट करता है, कौन, ध्रुव प्रथम। और इनकी कुछ उपाधियां भी है, उपाधियां आप ध्यान रखिए, कवि वल्लभ, निरुपम और धारावर्ष। इसके बाद में गोविंद थर्ड आते हैं, तो ये क्या करते हैं, पाल वंश को हराते हैं, कौन, इनके पहले आते हैं जो, कौन, ध्रुव। इसके अलावा ऊपर वाला पाल वंश क्षेत्र जो है इसके अंडर में था। अब ये क्या करते हैं, दक्षिण की ओर अभियान करते हैं, जिसमें आपका कांचीपुरम वाला एरिया था। कांचीपुरम में कौन सा वंश पढ़ा था हमने कल, पल्लव, ठीक है, तो पल्लवों को भी अपने अंडर में कर लेते हैं। इसके अलावा पल्लवों के साथ में कौन देता है, श्रीलंका का एक राजा का नाम बताया था मैंने कल, तो वो श्रीलंका के जो राजा होते हैं तो वो क्या कर देते हैं, जब चालुक्य जो पुलकेशिन दिखते हैं उनको चालुक्यों को हराने के लिए उनका साथ देते हैं, तो ये क्या करते हैं, कांचीपुरम तक तो पहुंच ही जाते हैं, तो कन्याकुमारी तक भी ये पहुंचते हैं, और कन्याकुमारी तक जब पहुंच जाते हैं तो बाद में ये श्रीलंका तक भी पहुंच जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है अपना जो क्षेत्र है दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों को ये क्या करते हैं, इनके शासन काल में गोविंद तृतीय जो है मिला लेते हैं। तो इनके शासन काल में सबसे ज्यादा जो है क्षेत्र इनका रहता है ना। उस समय तीनों जो, जैसे देखो हम तमिलनाडु की बात करते हैं, कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, तो उस समय पांडे थे वहाँ, पांडे राजा थे ना, तो पांडे भी क्या करते हैं, इनको हराने के लिए बार बार में इनसे संघर्ष होता रहता है, लेकिन पांडे इनसे जीत नहीं पाते हैं क्योंकि इनकी शक्ति थोड़ी ज्यादा होती है उस समय, है ना। क्योंकि देखो मेरी बात सुनिए, हमने 3 आपको राज्य बताए थे कल, हाँ, है ना, एक मिनट, देखो हमने आपको कल जो है भारत का बताया था, तो यहां पर तो हमने बताया था किसको, चेरा, इधर आपको बताया था चोल, क्योंकि वो आधे तमिलनाडु में होते हैं चोल, और यहाँ पर जो नीचे वाला हिस्सा है वो बिल्कुल पूरा पांड्यों के अधीन था, और पांडे ही राजा क्या करते हैं, दक्षिण जो तमिलनाडु है उसमें रूल कर रहे होते हैं, और दक्षिण भारत में जब वो रूल कर रहे होते हैं तो इसको जो जीतने का जो मतलब जीतते हैं वो कौन जीतते हैं, या आपके गोविंद तृतीय,
गोविंद तृतीय पूरे तरीके से क्या करते हैं, पहले तो वो कांचीपुरम को जीतते हैं। कांचीपुरम कहाँ था, इनसे ऊपर ही था, है ना। कांचीपुरम को जीत लेने के बाद में ये इनकी ओर बढ़ते हैं, और इनकी ओर बढ़ने के बाद में ही वो श्रीलंका की ओर भी बढ़ जाते हैं। कौन? नहीं, समकालीन तो थे, है ना, लेकिन आप और देख लेना, है ना, क्योंकि मुझे जो भी मिला है उसी आधार पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। कुछ किताबों में हो सकता है ना मिले, है ना। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, अलग से जब वंशों को हम पढ़ते हैं तो उन्हीं की बारे में वो बताते हैं, हो सकता है उनके जो मिस पॉइंट हो वो ना बताए, है ना, तो इसलिए हो सकता है कि ना मिला हो वो, और आप और कहीं और एक दो स्रोतों से और देख लीजिएगा, है ना। क्या हुआ? राजा तो नहीं बताते, लेकिन उनके पोइट होते हैं ना, दरबारी जो कवि होते हैं, अब वो दरबारी कवि इसलिए बताते हैं क्योंकि उनको मरना थोड़ी है राजा की बुराई करके, है ना। तो कभी कभी कुछ होता है ना। जैसे हमने किसके बारे में पढ़ा था, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चंद्रवरदाय ने। अब पता नहीं वो पृथ्वीराज चौहान को, मतलब हो सकता है कुछ ज्यादा बड़ा और चढ़ा के उन्होंने वर्णन कर दिया हो, है ना। हाँ, पीछे से आवाज आ रही है उनके, मतलब 4 गज, है ना। हाँ, अमोज गज का जो नाम है, मूल नाम क्या था? सर्ववा, है ना, सर्ववा, इसको याद रख लेना ना, मूल नाम भी कभी पूछ लिया जाए तो। बाकी जो है इनके दरबार में क्या है, ये खुद भी एक किताब लिखते हैं, रतन मालिका और कविराज मार्ग, और ये कन्नड़ भाषा में लिखते हैं, क्योंकि कन्नड़ जो है इनके राज्य में जो थी मुख्य भाषा थी, क्योंकि संस्कृत साहित्य जो है, देखो यहाँ पर जो भाषा है आपको कंफ्यूज करेगी, क्योंकि यहाँ पर जैन धर्म भी था, बौद्ध धर्म भी था, तो पाल और प्राकृत जो है वो सामान्य भाषा जो है वो यूज करते थे, लेकिन जो साहित्यिक जो भाषा पूछी जाती है तो उसमें आपको कन्नड़ ही लिखना है, क्योंकि जो भी साहित्य लिखे गए थे यहाँ वो कन्नड़ भाषा में लिखे गए थे दक्षिण के, है ना। लेकिन जब हम संगम वंश को पढ़ेंगे तो और भी दक्षिण वाले जो हैं उनकी जो भाषा होगी वो तेलुगु होगी, तमिल 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 ग्रंथ में लिखी गई, है ना, वहाँ तमिल मिले, है ना। तो तमिल, तेलुगु, और इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। थोड़ा सा उस समय जो है 22 भाषा याद कर लेना और दिमाग लगाना कि किस राज्य में कौन सी बोली जाती है ना। 23 हो गई है ना। चलिए, इनके जो गुरु हैं कर्षणदित्य, कर्षणदित्य नहीं, अमोघवर्ष, है ना। उनके जो गुरु होते हैं दरबारी जिनसेन होते हैं। उस समय जो देखो यहाँ पर जो है जब ये जैन धर्म को अपना लेते हैं तो जिनसेन जो होते हैं उन्हीं से क्या करते हैं, दीक्षा लेते हैं और जैन धर्म धारण कर लेते हैं। लेकिन इनके जो पहले एक शिक्षक और होते हैं गुणधर, है ना, गुणभद्र, तो गुणभद्र से क्या करते हैं, ये शिक्षा के तौर पर जो भी शिक्षा प्राप्त करते हैं वो इस समय प्राप्त करते हैं, है ना। और इसको जो है कृष्णदित्य जो है नियुक्त करते हैं शिक्षक को। इनके पिता जो होते हैं वो कृष्णदित्य होते हैं, पुत्र 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 सॉरी, मतलब जो अमोघ वर्ष हैं वो क्या करते हैं, अपने पुत्र के लिए जो है यानी कृष्णदित्य के लिए एक शिक्षक को नियुक्त करते हैं। उन शिक्षक का नियुक्त है, शिक्षक का नाम है गणभद्र, है ना, गुणभद्र, है ना, कंफ्यूज। इसलिए मैं कह रहा था जब आप दक्षिण को पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा हंसी मजाक में हंसियां आएगी, है ना, क्योंकि इनके नाम जो है कुछ अटपटे अटपटे मिलेंगे ना। अभी आप संगम साहित्यों पे नहीं गए हो, वहां पर आपको तिरुकुल्लर, है ना, तिरुवल्लर, है ना, वो लिखते हैं, और मतलब तिरुवल्लर हैं वो, तिरुकुल्लर जो है साहित्य लिखते हैं। तो कुछ नाम जो है आपको क्या है पहली बार सुनने में मिलेंगे। उनकी जो थोड़ी भाषा है वो भी थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए थोड़ा आपको हो सकता है, और पहली बार पढ़ोगे तो अच्छा मजा भी आएगा ना। बस उसको थोड़ा एंजॉय से पढ़े, है ना, लोड नहीं लेना है। बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे, है ना। एम वेंकैया नायडू का नाम याद है किसी को? उपराष्ट्रपति रहे एम वेंकैया नायडू, उनका पूरा नाम याद है?
वेंकट रमन, नहीं देख लेना है वो रहा ना। एक क्रिकेटर भी है वीएस लक्ष्मण, उनका क्या नाम है? ठीक है, तो अमोघ वर्ष के टाइम पर ही कौन आता है? सुलेमान यात्री आता है। कौन? अरब यात्री है ना, सुलेमान। और ये राष्ट्रकूट की जो सैन्य व्यवस्था है उसको विश्व की चौथी शक्ति बताता है। चौथी शक्ति क्यों? क्योंकि इससे पहले जो चीन और रोम और अरब है ना, वहां पर ईरान की जगह रोम कर लेना है ना, थोड़ा गलत हो गया। चीन की, रोम की और अरब की जो सेना के बाद में थी वो राष्ट्रकूटों की शक्तिशाली सेना थी, है ना, तीसरी सेना। या आपकी जो मलमल है बंगाल की, वो एक अंगूठी से होकर निकल सकते, इतनी मतलब सिल्क जो है मुलायम होती थी। ज्यादातर जो है इनकी स्थापत्य कला के बारे में ये पूछा जाता है ना। तो ये आपका जो मंदिर है दक्षिण शैली का जो है, दक्षिण का नहीं, वेसर शैली जो है उसमें ये बना हुआ है। और दक्षिण से मतलब जो द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों की जो विशेषताएं वो इस मंदिर में देखने को मिलती है ना। ये क्या है, पूरा एक ही चट्टान से निर्मित है। इसी एक चट्टान से क्या किया गया है, इसको काट कर बनाया गया है ना। आगे वाला भी जो आएगा इसका दृश्य जो है, कैलाश मंदिर है, शिव मंदिर है ना। कैलाश पर्वत पे वो विराजमान थे शिव, इसलिए जो है इनका नाम जो है मंदिर का नाम ही कैलाश टेम्पल रखा गया है। और ये शिव का मंदिर है ना। यहाँ पर जो है पशुपति जो नाथ की जैसी मूर्ति है वो इसमें देखने को मिलती है। ये आगे से ऐसा दिखता है मंदिर, है ना। ये वही मंदिर है लेकिन बस तस्वीर अलग है। ये सामने से है, वो थोड़ी ऊपर से है ना। ऊपर से मैंने इसलिए दिखाने की कोशिश करी है कि आपको समझ में आ जाए कि एक ही पहाड़ी से बना हुआ है, पर्वत से बना हुआ है। ये सामने से दिखता है ना, इसके दोनों तरफ पहाड़ियां हैं और उस पहाड़ी को काट कर बनाया गया है। अब उस समय के जो है जो कारीगर रहे होंगे वो कैसे रहे होंगे, है ना, कितना समय लगा होगा, है ना। तो ये जो है आपका जो है एलोरा की जो गुफाएं हैं उनको काट कर बनाया गया है ना। औरंगाबाद में एलोरा की गुफा है। अब इसका पुत्री का जो नाम है वो मैं देख नहीं पाया हूँ, आप सर्च कर लेना, है ना। रायचूर दोआब में इसने शासन किया था, ठीक है। जो आपका कृष्णा और तुंगभद्रा का जो दोआब क्षेत्र है उसको बोला जाता है रायचूर, है ना। रायचूर प्रदेश या रायचूर प्रांत उसको बोला जाता है। तो वहां पर जो है इसकी पुत्री थी अमोघ वर्ष की, उसने क्या किया था, सत्ता को संभाला था, है ना। तो यहाँ पर जो है मतलब महिलाओं की जो स्थिति है, बाकी और महिलाओं की तो थोड़ी गिरावट आई थी सामाजिक स्थिति में, लेकिन कुछ जो शासक रहे उनकी पुत्रियों ने और रानियों ने भी क्या किया है, शासन किया है। आबू जैद भी कहता है कि जो महिला है उस समय की जो महिला थी वो पर्दा प्रथा नहीं करती थी। तो मतलब देखिए उनकी जो स्थिति है थोड़ी, वो मतलब उस समय स्वतंत्र थी महिलाएं। आज भी थोड़ा कम होता जा रहा है, समझदारी जो है धीरे धीरे बढ़ रही है ना। भाई वहाँ पर्दा पर्दा करने लग गए तो आपने देखा होगा पसीना बहुत आएगा, है ना, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट थोड़ा गर्म है ना। आपने देखे होंगे वहाँ के जो, कहाँ पर, एक मिनट, अरे रुकिए, कहाँ पर? वहाँ इसलिए होता है क्योंकि वहाँ धूल उड़ती है ना। तर्क तो आप मुझसे पूछ लीजिए। घर के अंदर धूल नहीं आती। अब वो क्या है, वो धूल तो अब तो नहीं आती लेकिन उनकी आदत हो गई है ना। देखो किसी भी बात को अगर आपको साबित करना है तो उसके पीछे तर्क देना पड़ेगा, लॉजिक देना पड़ेगा। अगर हम कहाँ की बात करें, सुनिए ध्यान से, अगर हम बात करें अमेरिका की, वहाँ का क्लाइमेट अलग है, ठंडा है। अगर आप ठंड को कैसे रोक पाओगे, क्यों वो कोट पैंट पहनते हैं,
अगर कोट पैंट पहन लेंगे तो उनके अंदर जो सर्दी जो है वो कम जा पाएगी, इसलिए वहाँ का जो कल्चर है उन्होंने कोट पैंट का रखा। यही स्थिति आप अगर राजस्थान की देखो तो कोट पैंट में मर जाएगा आदमी, है ना। तो वो क्या करते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं, धोती यूज करते हैं, है ना, कुर्ता यूज करते हैं। इसी तरह से आप रेगिस्तान वाले कंट्रियों को देख लो, अबू धाबी है ना, तो वहाँ पर भी क्या है, बहुत सारे जो रेगिस्तान है, ईरान इराक वाला जो एरिया है, तो वहाँ के जो व्यक्ति है वो भी कपड़े को थोड़ा जो थोड़े उनको कंफर्टेबल हो, लूज हो, है ना, ऐसे पहनते हैं। तो वो क्या होता है, वहाँ का कल्चर जो डिपेंड करता है वो वहाँ की भौगोलिक दशाओं पे करता है। कभी भी कहीं का भी अगर आप अध्ययन कर रहे हो, सामाजिक अध्ययन कर रहे हो, तो वहाँ का जो है भूगोल आप देख लो कि वहाँ कैसी व्यवस्था थी, उसके अनुसार आप वहाँ का उनका कल्चर लिख सकते हो। पहले भौगोलिक कंडीशन देखो, इसके अलावा वहाँ की आर्थिक दशा देख लो। आर्थिक दशा में जैसे अमेरिका है, अमेरिका की महिलाएं क्या है, स्वतंत्र है, मुस्लिम वहाँ भी रहते हैं ना मुस्लिम, और मुस्लिम महिलाएं क्या करती है, वहाँ पैसा अच्छा कमाती है, तो वो स्वतंत्र रह पाती है, उनके अधिकारों को जानती है। अगर आप अफगानिस्तान की महिलाओं की स्थिति देखो तो बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता, गोली मार देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है क्यों क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो सक्षम नहीं है ना, महिलाएं वहाँ सक्षम नहीं है। हाँ, अगर मानो तो एक ही है ना, वही है पर्दा, वही है करना, पर्दा घूंघट। देखो उसके कारण, उसके भी बहुत सारे रीजन रहे हैं, क्योंकि जो आपका ऐसा नहीं है कि वो जा नहीं सके, क्योंकि वहाँ का जो भौगोलिक दशा है, पर्वत पहाड़ हैं, तो पर्वत पहाड़ों के कारण वो नीचे तक पहुँचे ही नहीं, तो वहाँ उनको कोई दिक्कत ही नहीं हुई, तो उन्होंने ऐसी चीज़ों को पहले से ही नहीं माना, है ना। इनका कहना है कि जो बाहरी आक्रमण हुए थे तो उस दौरान कुछ बाहरी व्यक्ति आए थे, तो वो नीचे तक नहीं गए, दक्षिण तक, तो इसके कारण उनको जरूरत ही नहीं पड़ी पर्दा करने की, है ना। और वो नीचे भी कौन गए, जो ऊपर रह रहे थे अच्छे से वही तो नीचे गए हैं। द्रविड़ भी पहले ऊपर ही रहा करते थे आर्यवर्त में। औरंगजेब का शासन में कैसे नहीं गए, औरंगजेब का जो शासन था उसमें तो गए, उस समय नहीं गए, उस समय की जो स्थितियां थी उस समय की अलग थी। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं ना। ठीक है, अब इधर आ जाए, है ना। ठीक है, कृष्ण द्वितीय जो है, कृष्ण द्वितीय के टाइम पे जो है कन्नौज वगैरह है उनसे संधि कर ली जाती है, उनको समझा दिया जाता है कि भाई आप जो है उनसे मित्रता भी ये हो जाती है उस समय कृष्ण द्वितीय की। और ये दो उपाधियां भी धारण करते हैं, नित्य वर्ष की और राज मार्तंड की, है ना। इनके बाद में जो है कृष्ण तृतीय आते हैं, तो इनको दक्षिणा पथेश्वर का जो है ईश्वर इनको कहा जाता है, क्योंकि ये दक्षिण वाला जो हिस्सा है उस पर अपना अधिकार कर लेते हैं, है ना, पूरे पे। और इनके समय पर एक युद्ध भी होता है, तक्कोलम का जो युद्ध होता है वो किसके मध्य होता है, इनके मध्य होता है, वो जो पांडे थे नीचे दक्षिण में उनके मध्य। तो ये जो है बाद में जो रामेश्वरम वाला क्षेत्र होता है, और वहां पर एक मंदिर का भी निर्माण करवाते हैं, कृष्णेश्वर मंदिर, है ना। ऐसा कहा जाता है कि राम ने भी यहाँ पर क्या है, ईश्वर की जो पूजा की है, शिव की करी है, लेकिन वहां पर जो है हरि नाम से उनको बोला गया है। और हरि किसके लिए यूज किया जाता है, कृष्ण के लिए, है ना, कृष्ण के लिए। हरि हर जो है वो महादेव के लिए यूज किया गया है, और हरि के लिए कृष्ण को जो है माना गया है। कर्कदित्य जो है इनके सेकंड जो है मतलब अंतिम जो है कौन होते हैं, शासक होते हैं कर्कदित्य, है ना, इनके राष्ट्रकूटों के। तो ये तो आपके क्या है, राजा जो है खत्म हो गए हैं। इनके बाद में आता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर भी व्यवस्था वही थी, राष्ट्र होता था, राष्ट्र से छोटा क्या होता था, प्रांत होता था, या राष्ट्र को यहाँ प्रांत बोला गया है। उसके बाद में विषयपति या जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं उनको ही बोला गया है विषय, और विषयों पर जो शासन करता था वो विस्पति होता था। उसके बाद में जो है ग्रामों का समूह होता था, उसको यहाँ पर बोला गया है भुक्ति। ठीक है, तो यहाँ जो भुक्ति है इनमें जो शासन करते हैं वो भूपति होते थे, है ना।
और इन पे तीनों के लिए देखो यहाँ पर जो चार हैं, चार लेवल हैं। यहाँ पर जो है आपका जो स्थानीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर गांव होते थे, तो गांव में तो कौन होता था, ग्रामपति होता था, हेडमैन। तो इसकी जो नियुक्ति होती थी वो तो किसके द्वारा होती थी, ग्राम सभा के द्वारा, जो आज भी हम देखते हैं। तो जैसे अभी सरपंच है, तो सरपंच की हम नियुक्ति जो चुनाव करके करते हैं, और उसके लिए जो है ग्रामीण के जो लोग हैं या ग्राम सभा के जो सदस्य हैं, कौन से, जिन्होंने 18 वर्ष अभी आयु पूरी कर ली है, तो उसको मतदान डालने का अधिकार है। तो उस समय जो ग्राम के जो सभा के जो सदस्य होते थे, वही क्या करते थे, ग्रामीण की भर्ती करते थे, उसको चुनाव करते थे। बाकी जो तीनों के लिए जो है सेंटर वहाँ की गवर्नमेंट होती थी, जैसे राजा है, वही राजा क्या करता था, उसको नियुक्त करता था। इन तीनों की जो नियुक्ति है वो राजा ही करता था। किस किस की, भूपति की, विषयपति की, और वहाँ राष्ट्र में राष्ट्रपति भी बोल सकते हो, ठीक है। राष्ट्र के अलावा वहाँ का जो राजकुमार रहा हो या कोई भी, या फिर जो राजा को लगे कि ये संभाल सकता है शासन को, उसको नियुक्त कर दिया जाता था। इसके बाद में इनके जो सोसाइटी है और जो इकोनॉमिक कंडीशन है उनके बारे में हम देख लेते हैं। सोसाइटी का मतलब यहाँ पर जो धर्म है वो आपको शिव धर्म भी मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि बहुत सारे उन्होंने शिव मंदिर भी बनवाए थे, उससे हमें पता लग जाता है। वैष्णव धर्म भी मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पशुपति की जो मूर्तियाँ हैं वो हमें कुछ मंदिरों से मिलती है ना। इसके अलावा जो कुछ मंदिर ऐसे हैं जिन पर रामायण की जो कथा है उनको भी लिखा गया है, और कुछ देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ हैं, लक्ष्मी जी की, इनकी मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर बौद्धिज्म है, जैनिज्म है। बौद्धिज्म का पता इसलिए लगता है क्योंकि एलोरा की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं हैं। इसके अलावा जो आपके धारवाड़, तो धारवाड़ की जो गुफाएं हैं, तो यहाँ पर क्या है, कुछ बुद्ध की जो है मूर्तियाँ, प्रतिमाएं जो है मिली है ना। कुछ चैत्य और बिहार भी यहाँ पर मिले है ना, कनेरी, सोलापुर और धारवाड़। एक गांव का नाम आया यहाँ पर, सलातोंगी, ठीक है। जो सलातोंगी है ये एक गांव है, और गांव के अंदर एक कॉलेज जो है पहली बार जो देखा गया था दक्षिण भारत के अंदर, यानी कि एक ग्राम के अंदर कॉलेज, कितनी बड़ी बात है होना, और वो भी उस समय, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि साहित्य में इतनी भूमिका क्यों नहीं बढ़ेगी उनकी, है ना, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले होंगे तो फिर वो तो लिखेंगे, थोड़ी मानेंगे। इसके अलावा इनका जो कल्चर है, कल्चर में यहाँ पर जो जैन साहित्य भी लिखे गए हैं, संस्कृत में भी कुछ साहित्य लिखे गए हैं। इसके अलावा जो अमोघ वर्ष के टाइम पर एक आदि पुराण की जो है रचना हुई है, और एक जो है गणितसार संग्रह जो है इनके टाइम पे, ये कुछ साहित्य हैं, ये लिखे गए हैं ना। ये आपकी जो बौद्धिस्ट गुफा है, ठीक है, कनेरी की है ना। चैत्य भी आप बोल सकते हो, क्योंकि गुफाओं को और चैत्य को इसलिए बनाया जाता है कि उसमें वहाँ के जो व्यक्ति हैं वो रुक सके, रह सके, है ना। तो ये बौद्धिस्ट गुफा है कनेरी की, है ना। एलोरा की भी आएगी, यह आपकी जो है एलिफेंट की गुफा है, एलिफेंट तक, है ना। हाँ बिल्कुल, टूरिस्ट प्लेस है, लोग जाते हैं घूमने, है ना। दक्षिण केडर आपको मिल जाए तो आप भी जाना कभी, है ना। ये आपका जो है एलोरा की गुफा है ना। और ये एलोरा की जो गुफा है, यहाँ पर जो है कुछ रामायण की जो कुछ पंक्तियाँ भी लिखी हुई है, कुछ देवी देवताओं की जो है प्रतिमाएं जो है इस पे छपी हुई है, कुछ हाथी वगैरह है, इनकी आकृतियाँ भी इस पे बनी हुई है ना। तो ये आपका जो है साहित्य के रूप से जो है पूछ लिया जाता है, क्योंकि इनके बारे में जो राजनीति जो है जानकारी तो नहीं पूछी जाती दक्षिण वालों के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है आर्ट एंड कल्चर से जो क्वेश्चन है ज़्यादातर पूछे गए हैं, है ना। इनकी कला के बारे में पूछा जा सकता है, इनके कुछ शैलियों के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आर्ट एंड कला जो है उसकी, क्योंकि यहाँ से एक नटराज की जो मूर्ति है, जैसे चोलों को हम पढ़ेंगे, चोलों को उनके टाइम पे पढ़ेंगे उसको, तो है ना। तो यहाँ पर जो है इनके बारे में पूछा जाता है ज़्यादातर। मंदिर, कुछ मस्जिद भी मिलती है ना, मस्जिद भी यहाँ जो दक्षिण है उस टाइम पे, हाँ नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ जगह मिला है, क्योंकि वो जो बुक थी उसमें बताया गया है कि कुछ मस्जिद भी इस टाइम पे निर्मित होती है ना।
हाँ नहीं नहीं, अलग थी वो, अलग थी, अलग, उसमें नहीं थी। या फिर ऐसा हुआ होगा कन्वर्ट करवा दी हो, है ना, जैसे हमने अलाउद्दीन का झोपड़ा पढ़ा था, लेकिन यहाँ जो है अलग से जो उसका वर्णन मिलता है ना, ऐसा नहीं मिलता कि वो कन्वर्ट करवाई हो, है ना, ऐसा तो मुझे कहीं मिला नहीं। हाँ हाँ, अब ये आप बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ठीक है, अगर यहाँ तक कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए आप।